नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके चैनल मार्गदर्शन बाय रविकांत सर पर। तो हमने ये जीएस का सीरीज स्टार्ट किए हैं और जीएस के सीरीज में हमने सर्वप्रथम हिस्ट्री को लिया है। और जो एग्जामिनेशन होती है कंपटीशन एग्जामिनेशन की, जिसमें आपका जीके भी आता है, तो उसमें हिस्ट्री का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। और इसके इसी महत्वपूर्ण जो भूमिका होती है, रोल होती है, उसको ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए हिस्ट्री का सीरीज स्टार्ट किया है। तो चलिए अब हम हिस्ट्री की जो ये वीडियो बना रहे हैं उसमें हम आप लोगों के लिए महाजनपद को डिस्कस करने वाले हैं। तो हम इसमें देखते हैं कि महाजनपद क्या था, कैसे था। चलिए सबसे पहले बता दें कि महाजनपद की जो संख्या थी वो आपको 16 थी। ये संख्या 16 बताई गई है। और ये संख्या जो 16 बताई गई है तो उसका स्रोत क्या रहा है? उसका स्रोत है आपका अंगुत्तर निकाय एवं भगवती सूत्र। ये जो अंगुत्तर निकाय है ये आपको बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ होता है उससे जुड़ा हुआ है अंगुत्तर निकाय। और भगवती सूत्र जैन धर्म का जो ग्रंथ होता है उससे जुड़ा हुआ है। ये दोनों ही धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथ माने जाते हैं। और इसी ग्रंथ में इन 16 महाजनपदों की चर्चा की गई है। अब आइए इस महाजनपद की पृष्ठभूमि क्या रही है। हम सब जानते हैं कि वैदिक सभ्यता का जब आरंभ होता है तो आरंभ होने के बाद उसको हम दो भागों में बांटते हैं। एक हिस्सा जिसका होता है वो होता है पूर्व वैदिक काल, और दूसरा हिस्सा जो होता है वो होता है आपको उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल में बहुत तरह के ऐसे सकारात्मक परिवर्तन समाज में आए, धीरे धीरे वो और डेवलप होते गए। जबकि उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक व्यवस्था तो मजबूत हुई, साथ ही साथ समाज में कुछ नकारात्मकताएं भी आई। तो अब इसके बाद क्या होता है कि जब उत्तर वैदिक काल की समाप्ति होती है तो समाप्त होने के बाद एक महत्वपूर्ण घटना जो होती है वो वहां पे जन्म लेती है। महत्वपूर्ण घटना ये है कि लोहे का जो ज्ञान होता है वो लोगों को हो गया। और लोहे के ज्ञान के कारण सारी व्यवस्था जो है वो परिवर्तित हो गई। लोहे के ज्ञान से फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि मजबूत राज व्यवस्था जो होती है वो वहां पे जन्म लेना प्रारंभ कर देती है। मजबूत राज व्यवस्था हुई। वजह ये था कि सैनिकों के लिए ऐसे हथियार तैयार किए जाने लगे जो बहुत ही आक्रामक थे, बहुत ही मजबूत थे। ऐसे में एक राज्य दूसरे राज्य पर आसानी से आक्रमण किया करते थे और अपने राज्य का विस्तार करते थे। तो इस परिस्थिति में क्या होता है कि राज्य जो मजबूत थे वो दूसरे राज्य पे आक्रमण करते थे और अपने राज्य को और अधिक विकसित करते थे। ये जो महाजनपद शब्द आया है, इस शब्द को आप ऐसे समझिए कि हम सब जानते थे कि वैदिक सभ्यता में आपको जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो जन तक थी। जन से बना फिर जनपद, और उसके बाद फिर जो अगला स्टेप है वो आपका महाजनपद का होता है। महाजनपद मतलब जिसको आप वर्तमान में राज्य कह सकते हैं, वो आपको राज्य जैसा हुआ करता था महाजनपद। क्योंकि जन छोटा था, उसका आकार बहुत बड़ा नहीं था, तो अब कई जन मिलकर जनपद का निर्माण करते हैं और कई जनपद मिलकर के महाजनपद का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से महाजनपद का यहाँ पे उत्थान होता है। ऐसे में जो वहां पे 16 ऐसे महाजनपद थे जो बनाए गए थे, वो क्या कर रहे थे? इस लोहे के दम पे, लोहा का जो आविष्कार हो गया, इससे मजबूत राज व्यवस्था की नींव पड़ी। और मजबूत राज व्यवस्था की नींव पड़ने के कारण क्या होता है कि वहां पे एक शासक दूसरे शासक का दूसरे राज्य पर आक्रमण करते थे, अपने राज्य को और अधिक मजबूत बनाते थे। साथ ही साथ क्या हुआ कि कृषि कार्य बहुत बड़े पैमाने पे होने लगे। कृषि कार्य बड़े पैमाने पे नहीं होने का वजह ये था कि लोहे के ना मिलने के कारण, लोहे के ज्ञान ना होने के कारण कृषि में जो इक्विपमेंट की आवश्यकता पड़ती है, कृषि में जो औजार की आवश्यकता पड़ती थी, वो उतने एफिशिएंट नहीं थे, उतने दक्ष नहीं थे। लेकिन लोहे के आ जाने के बाद एफिशिएंट जो इक्विपमेंट होती है वो कृषि से जुड़ने लगे, कृषि कार्य से जुड़ने लगे। और इस प्रकार से राज्य की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होने लगी। ना सिर्फ राज्य व्यवस्था मजबूत हुई बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था भी कृषि से मजबूत होने लगी। तो एक प्रकार से महाजनपद का जो आपको उत्थान होता है उसमें लोहे का एक महत्वपूर्ण रोल होता है, उसको हम नहीं भुला सकते हैं। तो ये लोहे का महत्वपूर्ण रोल है। और वैदिक सभ्यता के बाद जनपद से फिर महाजनपद बनने की जो प्रक्रिया होती है वो प्रारंभ होने लगी। अब इसकी संख्या यहाँ कितनी बताई गई है? संख्या इसकी बताई गई है 16। अब देखिए यहाँ पे जो महत्वपूर्ण प्रश्न इससे आते हैं एग्जामिनेशन में, खास करके बिहार के लिए, जो बिहार में जो प्रश्न आते हैं महाजनपदों से, उसमें महत्वपूर्ण ये होता है कि बिहार में कौन कौन से महाजनपद थे और उसका महत्व क्या था। तो उससे प्रश्न बनने की संभावना होती है। तो आइए देखते हैं
तो जो महाजनपद है, महाजनपद हमने यहाँ महाजनपद लिखा, फिर उसकी राजधानी यहाँ पे, और फिर उसकी विशेषता, जो उसकी महत्वपूर्ण विशेषता हो सकती है, हमने उसको यहाँ पे लिखा है। तो चलिए देखते हैं। पहला है अंग महाजनपद। ये अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। अब चंपा कहाँ थी? चंपा आजकल के जहाँ भागलपुर और मुंगेर है, वहां पे चंपा नामक राजधानी अवस्थित थी, वो अंग की थी। तो ये पहला जो राज्य है, महाजनपद है, वो आपको जो भागलपुर मुंगेर के पास था, वो आपको बिहार में है। तो बिहार का ये हो गया पहला। उसके बाद मगध कहा जाता है कि किसी भी महाजनपदों में सबसे अधिक सुदृढ़ और शक्तिशाली ये महाजनपद था। वजह ये था, मगध का जो ज्योग्राफिकल आपको जो बाउंड्री था, मगध का जो आपको ये लोकेशन था, भौगोलिक लोकेशन, इससे मगध राज्य को बहुत अधिक मजबूती प्रदान करता था। कैसे, हम बताते आगे। अब मगध राज्य यहाँ पे था, और मगध बिहार का दूसरा, तो ये 2 नंबर का हो गया आपका यहाँ पे महाजनपद। और इसकी राजधानी कहाँ हुआ करती थी? ये गिरिब्रज और राजगृह के आसपास। इसको आप राजगीर भी कह सकते हैं, वर्तमान इसको राजगीर बोलते हैं, पहले उसे राजगृह भी कहा जाता था। अब यहाँ पे देखते हैं कि आखिर वो कौन सी वजह थी जो मगध को इतना अधिक मजबूत बनाया। वो कौन सा कारण था जिसे मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपदों में शुमार होने लगा? उसका कारण देखिए। पहला कारण क्या होता है कि पहला कारण इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन, भौगोलिक जो इसका स्थान होता है, जहाँ पे अवस्थित था, वो था। कारण क्या था कि ये 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ था, मतलब नदी से घिरा हुआ था। पहला कारण नदियों से घिरा हुआ था। एक कारण इसका ये है, नदियों से घिरा हुआ था। अब नदियों से घिरा हुआ था, इसके कारण क्या हुआ था कि वहां की जो भूमि थी, मगध की जो भूमि थी, वो बहुत ही उपजाऊ थी। दूसरा कारण क्या हो सकता है? उपजाऊ भूमि। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा, यहां से प्रश्न आता है। तो यहाँ पे उपजाऊ भूमि थी, जिससे क्या था कि मगध की जो अर्थव्यवस्था थी वो काफी मजबूत थी। तीसरा कारण क्या था इसका? अगर कॉल सी देखते हैं तो इसमें क्या था कि यहाँ पे जो लौह अयस्क होती है उसकी उपलब्धता बहुत अधिक थी। तो लौह अयस्क की उपलब्धता मतलब ये हो गया कि लोहे की जो आवश्यकता थी वो ये खुद से पूरा कर पाता था, लौह अयस्क। ठीक है। इसके अलावा ये पहाड़ों से घिरा हुआ था, ये क्षेत्र जो है एक तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ था। साथ ही साथ नदी सिर्फ उपजाऊ भूमि को ही जन्म नहीं देता था, कि नदी के लिए सिर्फ उपजाऊ भूमि ही नहीं थे, बल्कि नदी की वजह से आयात निर्यात में भी काफी सहूलियत होती थी। तो ऐसे में मगध में जो प्रोडक्शन होता था उसका वो निर्यात करते थे, और कहीं विदेशों से कोई सामान अगर मंगवाना था, दूसरे महाजनपदों से अगर कुछ आयात करना था, तो वो भी आसानी से हो पाता था। तो नदी एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। जैसे आजकल अगर आपके घर के आसपास कहीं नेशनल हाईवे गुजर रहा है, तो आपकी अर्थव्यवस्था या उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में बहुत तेजी से विकास होता है। लेकिन उस समय में जिस महाजनपद के आसपास नदी हुआ करते थे, नदी एक प्रकार से कम्युनिकेशन का स्रोत हुआ करता था, उस समय के लिए रोड का काम करता था। और साथ ही साथ रोड का काम तो करता ही था, दूसरा जो उसका फंक्शन था वो ये था कि वो दुश्मनों से बचाता भी था। तो कहीं ना कहीं ये जो लोकेशन है ये मगध राज्य को बहुत अधिक समृद्ध बनाता था। तो ये पहाड़ों से घिरा हुआ था ये क्षेत्र। और उसके बाद यहाँ के जो शासक थे, वो शासक काफी मजबूत थे। तो इसको कह सकते हैं कि मजबूत शासक का जो प्रभाव था वो भी बहुत ज्यादा था। और ये सब कारण मिलकर के मगध को महत्वपूर्ण बनाता है। अब ये मगध कहाँ है? तो मगध आपको पटना और गया, साथ ही साथ यहाँ पे शाहाबाद का भी क्षेत्र है। तो पटना गया का जो क्षेत्र है ये आपको मगध के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पे बिहार का अगर तीसरे की बात करें कि तीसरा जो बिहार में महाजनपद था वो कौन था, तो वो आपको बज्जी हो सकता है। आप इसको कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे पुराना जो गणतंत्र था वो बज्जी में ही था। और बज्जी की राजधानी कहाँ थी? वैशाली थी। बज्जी की राजधानी वैशाली थी और सबसे पुराना गणतंत्र यहाँ पे देखा जाता था। तो ये आपको रिपब्लिक था। आपको एक बात बता दें कि ये जो महाजनपद थे ना, यहाँ पे 2 प्रकार की शासन व्यवस्था चलती थी। तो 2 प्रकार की शासन व्यवस्था क्या थी? तो एक प्रकार था आपका कि यहाँ पे राजतंत्र था, मतलब राजा शासन चलाता था।
और दूसरा था यहाँ पे जनतंत्र, दूसरा था जनतंत्र, मतलब जनता के प्रतिनिधि के द्वारा शासन चलाए जाते थे। तो यहाँ पे दोनों प्रकार की शासन व्यवस्थाएं काम कर रही थी। तो मगध और अंग जो था ये आपको राजतंत्र से जुड़ा हुआ था, राजतांत्रिक व्यवस्था से, जबकि बज्जी जो था बिहार का वो आपको जनतंत्र से जुड़ा हुआ था। अब इसी जनतंत्र को ध्यान में रखते हुए आपको आगे जब पढ़ेंगे गौतम बुद्ध को तो यहाँ पे उसकी चर्चा आएगी। तो ये तीन जो है महत्वपूर्ण, वो हो गया बिहार का। तो ये कौन कौन, अंग, मगध और बज्जी। बज्जी रिपब्लिक था, जबकि अंग और मगध जो था वो आपको राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था वहां पे मौजूद थी। चलिए आगे आते हैं। अब जो है अंग मगध हो गया, अब आते हैं तीसरा काशी। जो काशी है वो आपको वाराणसी, इसकी राजधानी कहाँ थी, वाराणसी में थी। और वाराणसी कहाँ है, अभी उत्तर प्रदेश में, आपको याद होगा। वाराणसी कहाँ है, यूपी में मौजूद है। उसके बाद कौशल, कौशल महाजनपद, इसकी राजधानी साकेत या श्रावस्ती थी। और ये कहाँ अवस्थित है वर्तमान में, ये अवस्थित है पूर्वी उत्तर प्रदेश में। अब पूर्वी उत्तर प्रदेश कहाँ देखते हैं कि ये आपको देखिए मैप अगर देखेंगे भारत का, तो चूंकि इसको समझना जो है ना वो मैप से आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो मैप के माध्यम से अगर फिर से कोई नया वीडियो बनाएंगे तो कोशिश करेंगे वहां आपको दिखाने का कि ये जो पूरब का हिस्सा है, पूरब का हिस्सा कहाँ हो गया, बिहार से सटा हुआ। ध्यान रखिएगा, पूरब का हिस्सा यूपी का हो गया, बिहार से सटा हुआ। क्योंकि बिहार के पश्चिमी हिस्से के पास यूपी का पूर्वी हिस्सा होगा, तो ये बिहार सटा हुआ होगा। तो कौशल राज वहीं अवस्थित था। और इसकी राजधानी कहाँ थी, तो ये साकेत और श्रावस्ती में इसकी राजधानी हुआ करती थी। आगे आप पढ़ेंगे, आपको रिकॉल कर दें कि श्रावस्ती वो स्थान था जहां पे गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म में सबसे अधिक जो उपदेश है वो यहीं दिए थे, यहीं श्रावस्ती में। अगला बज्जी है, बता दिए थे आपको। बज्जी जो राजतंत्र, ये जनतंत्रात्मक व्यवस्था यहाँ पे काम करती थी, ये वैशाली में था। और ये वर्तमान में जो मुजफ्फरपुर है बिहार का, वहां अवस्थित है। मुजफ्फरपुर में ये अवस्थित है। नेक्स्ट है मल्ल। मल्ल जो महाजनपद था, इसकी राजधानी कहाँ हुआ करती थी, तो ये पावा और कुशीनारा, पावा और कुशीनारा के आसपास ये अवस्थित था। और इसकी जो विशेषता थी वो ये थी कि अगर हम ब्रॉड वे में देखें तो ये यूपी में एक स्थान है देवरिया, वहीं पे ये अवस्थित था। आपको बता दें कि गौतम बुद्ध जब देखेंगे तो वहां पे ये भी देखेंगे कि जो देवरिया जो है ना, उसी क्षेत्र के आसपास गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी। फिर चेदी नामक जो स्थान है, महाजनपद है, उसकी राजधानी सुक्तिमती था और ये भी आपको यूपी में अवस्थित है। इसके अलावा वत्स जो है ये कौशाम्बी में इसकी राजधानी थी। और इसका जो क्षेत्र है जहाँ पे जिसकी विशेषता है होगी वो हो गया इलाहाबाद। तो यहाँ पे हमने अभी तक क्या देखा है कि यूपी का जो हिस्सा है वो कितना है, एक, इलाहाबाद ये वाला 5 हो गया कुल मिला करके। आगे फिर देखते हैं कि अगला कौन सा महाजनपद है उसमें। नेक्स्ट इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला है आपका कुरु। तो ये कुरु कहाँ है, ये आपको इंद्रप्रस्थ, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। और ये मेरठ और हरियाणा के बाउंड्री के आसपास मौजूद है, मेरठ हरियाणा के आसपास। नेक्स्ट है आपका पांचाल। पांचाल की राजधानी काम्पिल या अहिछत्र दोनों है। यहाँ पे राजधानी भी इंपॉर्टेंट होता है, वहां से काफी प्रश्न आते हैं, इसलिए यहाँ पे स्लैश कर दिए हैं। तो काम्पिल और अहिछत्र पांचाल की ही राजधानी है ये दोनों। और ये कहाँ है, ये भी पश्चिम उत्तर प्रदेश में मौजूद। ये पश्चिम उत्तर प्रदेश कहाँ हो गया, ये आपको दिल्ली के आसपास का क्षेत्र जो होगा पश्चिम उत्तर प्रदेश वहां हो गया। फिर है सुरसेन की राजधानी मथुरा, और ये मथुरा भी आपका यूपी में है। ठीक है। नेक्स्ट है गांधार एक ये आपको महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण इस रूप में भी है कि चंद्रगुप्त के बारे में जब पढ़ेंगे तो वहां पे गांधार और तक्षशिला की काफी चर्चा होती है। ये आपको पेशावर कहाँ है, पाकिस्तान में है। तो लेकिन जब ये इतिहास बन रहा था या जब ये महाजनपद का उदय हुआ था, उस समय में ये पाकिस्तान में नहीं था, उस समय कोई पाकिस्तान नहीं था, उस समय ये भारत ही था। तो अब चूंकि पाकिस्तान भारत से 1947 में अलग होता है, तो उसके बाद हम इसको पढ़ने लगे कि पाकिस्तान में है, लेकिन पहले वो भारत में ही था। तो ये गांधार, इसकी राजधानी तक्षशिला थी, वो पेशावर पाकिस्तान में अवस्थित है। कंबोज ये राजपुरा में अवस्थित है, इसकी राजधानी है राजपुरा, और ये भी आपको यूपी में मौजूद है। और इसके बाद जो ये अस्मक है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ से कई बार एग्जामिनेशन में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, रिपीटेड फॉर्म में प्रश्न आते हैं हर एग्जामिनेशन में।
तो ये अस्मक जो है ये दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है, इसीलिए यहाँ से प्रश्न काफी रिपीट होते हैं। और इसकी राजधानी कहाँ है? पोटन या पोटिल, आप इसको याद कर सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अस्मक, इसकी राजधानी पोटन या पोटिल, और ये कहाँ ये कहाँ अवस्थित है? तो दक्षिण भारत में अवस्थित है। ये भी आई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है अवंती। अवंती की राजधानी कहाँ है? माहिष्मती, और ये माहिष्मती कहाँ अवस्थित है? इसकी विशेषता के रूप में देख सकते हैं, तो ये आपको कहाँ है? एमपी में है, मध्य प्रदेश में मौजूद है। और लास्ट जो 16वां महाजनपद है उसका नाम है मत्स्य, और ये मत्स्य की राजधानी कहाँ हो गई? विराटनगर। और विराटनगर, इसकी विशेषता जो है वो आपको जयपुर में अवस्थित है, इसको पिंक सिटी भी कहा जाता है। और ये इस प्रकार से आपका पूरा महाजनपद का जो सीक्वेंस है वो कंप्लीट हुआ। प्रश्न महाजनपद से यहीं से आता है, इससे बाहर से कहीं नहीं आता है। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को ठीक से देख के रिपीट करके देखिए, यहाँ से जो प्रश्न को हम बताएं, उसकी विशेषता बताएं, उसको ठीक से सुनिए, तो यहाँ से प्रश्न आपके नहीं छूटेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आज का जो वीडियो है वो आपका ये था पूरा महाजनपद। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। ठीक है, और इस महाजनपद के बाद अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो मगध है, मगध का उत्थान कैसे हुआ, उसको हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। उसमें कई वंशज आए, उसको देखेंगे। और फिर जो धार्मिक जो उत्थान होता है, क्योंकि वैदिक सभ्यता के बाद कई ऐसी जो सामाजिक कुरीतियां है वो तेजी से बढ़ने लगी थी, तो हम देखेंगे कि धर्म का जो महत्व है वो किस प्रकार से बढ़ा समाज में, और क्यों लोग जैन धर्म या बौद्ध धर्म की ओर प्रवृत्त हुए, आकर्षित हुए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में वो बौद्ध धर्म, जैन धर्म को लेके आएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप प्लीज इसे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, और फिर ये अधिक से अधिक लोगों तक, अधिक से अधिक स्टूडेंट तक पहुंच सके। ठीक है, आज के लिए इतना ही। टेक केयर।